प्रिंसिपल साहब, सरपंच साहब, गांव के घमासा और सभी ग्रामीण जनों को इस देश के पावन पर्व की विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी जिंदगी में सबसे जो बेहतरीन दिन होते हैं ना, उनमें से एक दिन ये है। और हम जब स्कूल के अंदर होते हैं ना, तो सबसे पवित्र जगह के अंदर है। अभी अपने को बहुत आसान लगता है, लेकिन देश जब आजाद हुआ था ना, तब 100 में से केवल 10 लोग पढ़े हुए थे और महिलाओं में तो 5 महिलाएं भी नहीं पढ़ी हुई थी। इन 75-77 साल में हम कहाँ पहुंचे हैं कि आज 100 में से 80 लोग पढ़े हुए हैं। ये इतनी प्रगति है और ये सारा कुछ जो विकास हुआ है, सारा कुछ जो हुआ है, ये इन स्कूलों की बदौलत हुआ है, इन पढ़ाई की बदौलत हुआ है। ये जो अपन डांस देख रहे हैं, अपनी दादी नानी के जमाने में देखो कि वो बाहर निकलना मुश्किल था, तो ये शिक्षा की बदौलत हुआ है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज गांव-गांव, छोटे-छोटे जगह पर बहुत सारी स्कूलें खुली है, सरकारी योजनाएं हैं और वो सारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। सरकार की अपनी एक सीमा होती है, उनकी अपनी योजनाओं के फायदे होते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया स्कूल कौन सा बनेगा अपने पूरे राजस्थान में, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उस गांव के ग्रामीण उस स्कूल के लिए कितने समर्पित हैं। आप लोग जितने ज्यादा समर्पित होंगे ना, वही निर्धारित करेगा कि ये स्कूल कहां तक पहुंचेगा। केवल शिक्षक लगा देने से स्कूल सफल नहीं है, उसमें बहुत सारी और चीजें की जरूरत पड़ती है और उसमें हम सबका, विशेष रूप से आप ग्रामीणों का सहयोग होना ही पड़ता है, वरना सरकार की जो निचली सीमा है वहां तक ही स्कूल आगे बढ़ पाता है। और एक गांव का स्कूल अगर टॉप पे पहुंचेगा तो पहले पायदान पर फायदा किसको है? उसी गांव के, आपके अपने बच्चों को फायदा है। आज से 20 साल पहले मैंने जब साइंस में एडमिशन लिया था, तो पूरे जिले में गिना चुना एक स्कूल था जहां पर साइंस पढ़ सकते हैं। लेकिन अब आप खुश नसीब हो, साइंस की स्कूलें अभी भी बहुत कम है। आसपास नगर दौड़ाएंगे तो पाओगे कि साइंस की स्कूलें नहीं है। तो साइंस की स्कूल आपको मिला है, ये आपके गांव के लिए एक एडवांटेज है, एक फायदा है। लेकिन साइंस की स्कूल खुल जाने के बाद में 2 बड़ी समस्याएं होती है। पहली समस्या होती है कि सारे टीचर्स वहां नहीं लग पाते हैं। 4 टीचर चाहिए तो साइंस के 4 टीचर मिलने मुश्किल है, क्योंकि अपनी पिछली पीढ़ी में इतने पढ़े लिखे बच्चे नहीं हैं। आज भी अगर सोचें कि फिजिक्स के बहुत सारे व्याख्याता अपन ढूंढे तो बाड़मेर से नहीं निकले हुए मिलेंगे, केमिस्ट्री के नहीं मिलेंगे, बायो के नहीं मिलेंगे। बाहर के लोग इधर आना कम पसंद करेंगे, जब तक नहीं आएंगे जब तक उनके घर में स्कूल है। मजबूरी में आ जाए तो अलग बात है। तो वो समस्या तो अपन सुलझा नहीं सकते। पीढ़ी के साथ में जब बच्चे अपने पढ़ेंगे, बड़े होंगे और ये बनेंगे तो अपने आप सुलझ जाएगी। लेकिन दूसरी समस्या होती है साइंस की पढ़ाई में सबसे जरूरी होता है साइंस की लैब होना। सरकारों ने अभी तक स्कूलें बनाई है, लेकिन साइंस की लैब नहीं दी है। केवल 1980 के आसपास जो बनी स्कूलें हैं उनमें लैब सरकारों की तरफ से है। तो वो लैब अपने को अपने लेवल पे ही बनानी है। हमने स्कूल के लेवल पर प्रिंसिपल सर के सहयोग से, स्टाफ साथियों के सहयोग से पिछले साल एक जितना हो सके उस तरह की एक लैब की व्यवस्था की है। और हम सबको गर्व होना चाहिए कि आसपास की जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं जिनमें नए सिरे में स्कूलें खुली है साइंस की, उनमें अपनी लैब सबसे बढ़िया है। उन स्कूलों में सबसे बेहतरीन लैब है। अगर बाड़मेर की हाई स्कूल को छोड़ दें, जहां 30 साल पहले लैब बनी थी, वो सरकार की मदद से बनी है, तो बाकी स्कूलों की तुलना में अपनी लैब बढ़िया है। लेकिन लैब एक ऐसी चीज है जो विज्ञान पढ़ने वाले के लिए सबसे पहले जरूरी है।
क्योंकि केवल किताब में पढ़ लेने भर से तो फिर आर्ट स्ट्रीम में भी पढ़ ही रहे हैं, और वो लैब अपने को अपने लेवल पे ही विकसित करनी पड़ेगी। यानी इस नीबल की स्कूल के लिए नीबल के गांव वाले और हम स्टाफ वाले मिलकर ही कर सकते हैं, बाहर से कोई सहायता आने वाली नहीं है। कायदे से तो कम से कम 3 लैब चाहिए, एक फिजिक्स के लिए चाहिए, एक केमिस्ट्री के लिए चाहिए, एक बायोलॉजी के लिए चाहिए। अपने पास 3 अलग अलग व्यवस्थाएं नहीं थी, क्योंकि जो कमरे हैं, रूम है, उनका भी अभाव है। तो हमने एक ही कमरे में तीनों की व्यवस्था की, यानी जो संभव साधन थे उनमें वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज ये मौका है और आप सब लोग पधारे हुए हैं, ये आपकी जिम्मेदारी भी है, आपका अपना गांव है। हम तो आज यहाँ हैं, कल कहीं और चले जाएंगे, लेकिन आपकी सदियों तक बच्चे हैं, आपकी पीढ़ियां यहीं पलेगी, तो आपको इसका फायदा होगा अंततः। तो हमने लैब बनाई सर के सहयोग से, स्कूल लेवल पर, सर के लेवल पर जितना भी सहयोग हो सकता था उसमें वो व्यवस्थाएं की। उसमें तकरीबन 1.5 लाख रुपए का फर्नीचर हमने लगाया उसके अंदर, क्योंकि लैब के अंदर कायदे से देखें तो एक अलग टाइप की टेबल होती है, उसका खर्चा अलग होता है, उसकी डिजाइन अलग होती है, उसमें कॉलम अलग होते हैं। साधारण टेबल काम नहीं करती वहां पर चीजों को रखने के लिए। तो हमने एग्जैक्ट जो होता है उसकी तो कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कुछ हद तक की इस तरह की कम से कम होनी ही चाहिए, वैसी टेबल बनवाई। फर्नीचर, लाइट और कलर और अंदर जो भी चार्ट, मॉडल, जो भी चीजें चाहिए कम से कम वो सारी लगवाई, और उस काम के लिए 1.5 लाख रुपए स्कूल के अपने लेवल पर खर्च किए गए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रिंसिपल सर का कि ये मेरे कहने पर, मेरे साथी जो लैब असिस्टेंट है उनके कहने पर इतना सहयोग किया। उसके अलावा लैब में हर साल बहुत सारा सामान चाहिए होता है, और उसमें अब तक हम 1,20,000 रुपए का लगभग सामान ले आए। और उनमें से बहुत सारा सामान ऐसा होता है कि 1 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट, एक केमिस्ट्री का उदाहरण दे रहा हूं, 1 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट होता है, एक बच्चा एक रिएक्शन में डालता है और थोड़ी देर में वो पूरा हो जाता है। उसकी रेट लगभग 6,000 रुपए होती है, लेकिन वो अगर नहीं करेगा तो वो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो इन अभावों के, यानी इस तरह के महंगे सामान रहते हैं। थोड़े दिन पहले अपन ने देखा था कि एक बड़ा यान चांद पे भेजा है। वो भेजने वाले भी कौन है? यहीं से निकले हुए बच्चे हैं, कभी वो भी ऐसी स्कूलों में पढ़ते थे। बस फर्क ये था कि वो लोग वो हैं जिनको पहले ये सुविधाएं मिल गई, अपने बच्चों को नहीं मिली तो वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो आपकी जिम्मेदारी है कि तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा का स्कूल ने प्रिंसिपल सर के सहयोग से अपने लेवल पे खर्च कर दिया है, और ये मेरे हाथ में तकरीबन 10 से ज्यादा पन्ने हैं। इस पे केवल वो चीजें लिखी हुई है जो लैब के सामग्री का नाम है, लैब के सामान का नाम है, उसकी लिस्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। ये हमें मंगानी होती है। अगर 100 चीजें हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास कितने पैसे हैं। मान लो 20,000 रुपए है, तो फिर ये तय करते हैं कि इन 100 चीजों में से 10 कौन सी लानी ही पड़ेगी, तभी इस बच्चे को यहां से पढ़ा हुआ माना जाएगा, वरना कोई फायदा नहीं है साइंस में पढ़ने का। तो हम फिर वो 10 चीज मंगाते हैं। तो मेरा आप सबसे बहुत विनम्र आग्रह है कि इस काम में आप सब आगे आए। दुनिया में सबसे बड़ा दान जो है वो विद्यादान है, आपके सपोर्ट, आपके सहयोग से, और इसका फायदा आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा। इसके अलावा एक मिनट, लास्ट में सर बाबू जी लिख लो। और हमने जिस दिन लैब का उद्घाटन किया था उस दिन सियाग साहब, के सियाग साहब आए थे और कहा था कि आपने ये बहुत अच्छा किया है, हौसला अफजाई की, और अगले स्वतंत्रता दिवस पर मैं कोशिश करूंगा कि और इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। हम जहां चाहें वहां दान दें, और हम वो लोग हैं जहां दान की कीमत अपनी करोड़ों में है, यहां तक आप पहुंचा सकते हो। क्यों? क्योंकि सदियों से आपकी मानसिकता बनी हुई है। आपके ही गांव में मंदिरों के लिए करोड़ों करोड़ों का दान पहुंचता है। तो यहाँ करोड़ों की बात नहीं है, बहुत छोटी सी है। केवल स्कूल के लिए एक मानसिकता बनानी है
और दिल में ये रखना है कि कहीं स्कूलों में नाम आए तो निम्बल स्कूल का भी नाम आए। इन आवश्यकताओं के लेवल पर आपका सहयोग चाहिए। पढ़ाई के लेवल पर मेरे साथ मेरी टीम है साइंस में, उनके बिहाफ पे मैं कह सकता हूं कि सर्वश्रेष्ठ आपको दिया जाएगा। आप कहीं तुलना कर लेना, लेकिन जो मिनिमम जरूरतें होती है लैब के लेवल पर वो हम नहीं दे सकते और कोई एक हाथ नहीं दे सकता, है ना। अपने बड़ी कहावत है कि बूंद बूंद से सागर बन जाता है और बहुत छोटे छोटी मदद से एक बड़ी मदद बन जाती है। जब हाथ बहुत सारे होते हैं ना तो कोई भी काम चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो वो पल में छोटा हो जाता है। तो आपके गांव के इतने सारे हाथ हैं, मैं चाहता हूं कि शिक्षा के मंदिर के लिए आगे बढ़ें, बिना बेझिझक आगे बढ़ें और बहुत सारे जो दिन प्रतिदिन इस स्कूल के सहयोग में रहे हैं पिछले कई सालों से, उनके अलावा नए लोग भी इसमें जुड़े। मेरी ये आग्रह है, मेरा ये निवेदन है कि आप सब इस मुहिम में आगे आए ताकि हम बेहतरीन लैब बना सके और दिखा सके कि इस तरह की लैबें भी बनाई जा सकती है। हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि कम पैसे में, कम संसाधनों में हम चांद पे पहुंचा सकते हैं यान को। हमारे जो यान है वो सबसे सस्तों की श्रेणी में आते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम कम से कम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वहां तक आप पहुंचा दें, उसके बाद में हमारी जिम्मेदारी है। और आप स्कूल के लिए अपने ही बच्चे हैं।